आज के कार्यक्रम के शुभारंभ में माँ शारदे का आशीर्वाद भी आवश्यक है। इसके लिए मैं हमारी छात्रा रोशनी को यहाँ बुलाना चाहूँगी। शारदे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। इंग्लिश राइटर्स ने चाणक्य को कोट नहीं किया। ऐसा नहीं था कि अर्थशास्त्र कहीं और से आया, सबसे पहले इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ, लेकिन क्योंकि उन लोगों ने कोट नहीं किया इसलिए वो पॉपुलराइज नहीं हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य डायनेस्टी को 137 साल राज करवाया चाणक्य ने, और उनके अर्थशास्त्र में 3 चीजें थी, फाइनेंस था, मिलिट्री था और स्टेट था। ठीक है, उन्होंने फाइनेंस भी लिया साथ में, और स्टेट को कैसे फंक्शन करना चाहिए राजा को वो भी बताया, और ये भी बताया कि मिलिट्री नेसेसिटी क्या होती है और मिलिट्री कैसे काम करनी चाहिए। अब अगर उसको आप देखेंगे तो दूसरी साइड लाऊंगा ऐसे लिखा उनके हिसाब से है, अर्थशास्त्र फॉर्मली कैन बी डिफाइंड एज साइंस ऑफ वेल्थ, हेयर अर्थ मीन्स मनी एंड शास्त्र इज द वे टू लर्न। शास्त्र होता है किसी भी चीज का तरीका। एडम स्मिथ से 2000 साल पहले ये चीज चाणक्य ने बता दी थी। ठीक है, और सेकेंड उन्होंने जो बताया राज करने के लिए, राज धर्म में उन्होंने कहा द रूट ऑफ हैप्पीनेस इज धर्म, और धर्म का मतलब है एथिक्स। इसको हिंदू मुसलमान से नहीं जोड़ना है, जो एथिकल बिहेवियर है, और रूट ऑफ धर्म इज अर्थ। अगर आपके पास अर्थ नहीं होगा तो आप धर्म नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें उसका यूज होता है। और रूट ऑफ अर्थ इज राइट गवर्नेंस, और राइट गवर्नेंस का मतलब यहाँ पर ये है कि जो लोग शासन में हैं उनका मनोस्थिति ऐसी होनी चाहिए कि वो सिर्फ अपने लिए काम ना करें, अपने लिए भी काम करें और साथ साथ प्रजा के लिए भी काम करें, वो होती है राइट गवर्नेंस। प्रिंसिपल मैडम, अन्य डिपार्टमेंट से आई हुई शिक्षिकाएं और हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी साथी शिक्षकगण, सबसे पहले तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की गरिमा मैडम का अभिनंदन और वंदन करता हूं कि उन्होंने छात्रों को एक अवसर दिया कि वो अपने व्यक्तित्व को निखार सकें। ये मौके जो मैडम ने आपको प्रोवाइड किए ये बार बार नहीं मिलते। एक बार समय निकल जाएगा तो फिर आगे कोई भी आप जॉब तो करेंगे, लेकिन ये अपनी प्रतिभा निखारने के मौके समाप्त हो जाएंगे, तो उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। आज के सेमिनार का जो विषय है, भारत में गौरवशाली योगदानकर्ता एक पहचान। जब ये शब्द कर्ण पटल पर पहुंचता है कि गौरवशाली योगदान या योगदानकर्ता, तो मन में तन में एक एनर्जी का संचार होता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, और ये बार बार मन करता है कि उस परब्रह्म परमात्मा को हम धन्यवाद करें कि उसने हमें उस देश में जन्म दिया है जहाँ पर सत्य, अहिंसा, बंधुत्व जैसे मूल्यों का विकास हुआ, जहाँ पर सभी धर्मों की जननी जिसको कहा जाता है उसमें हमें जन्म दिया, और जो ऐसे महापुरुषों का यहाँ जन्म हुआ जिन्होंने कई क्षेत्रों में कार्य किया, जैसे दर्शन का हो, कला का हो, समाज सुधार का हो, शिक्षा का हो। ऐसे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसा क्षेत्र। संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी भाषा है, लेकिन भाषा हमेशा से एक स्वरूप में नहीं रहती। भाषा भी नदी की तरह हमेशा बहती जाती है और परिवर्तित होती जाती है। ठीक ऐसा ही हमारी भाषाओं के साथ भी हुआ। आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व भारत में जो भाषा प्रचलित थी वह थी देववाणी संस्कृत, जिसका नाम उस समय था वैदिक संस्कृत भाषा।
लेकिन भाषा की बताया, जैसे पहले ही बताया है कि भाषा की हमेशा से एक विशेषता रही है समय के साथ परिवर्तन और सरलीकरण। ठीक ऐसा ही वैदिक संस्कृत भाषा के साथ भी हुआ। 500 वर्ष जैसे ही बीते, वैदिक संस्कृत भाषा का स्वरूप परिवर्तित हुआ और वह लौकिक संस्कृत भाषा के नाम से जानी जाती है। और इसी लौकिक संस्कृत भाषा के विकास में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई जिन्हें आप सब जानते हैं, और उनका नाम था आचार्य पाणिनि। ऐसा माना जाता है कि आचार्य पाणिनि बहुत बड़े शिव भक्त थे। उन्हें शिव जी की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने 14 बार डमरू बजाया। एक विलक्षण रूप में विख्यात, अपने समय के सभी ज्ञान के ज्ञाता, कलिकाल सर्वज्ञ उपाधि धारण करने वाले आचार्य हेमचंद्र जी। इनका जन्म अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर धंधुका में लगभग 1088 में हुआ था। इनका मूल नाम शमदेव था। 1110 में जैन श्वेतांबर स्कूल में नियुक्त होने के पश्चात इनका नाम सोमचंद्र रखा गया। शरीर सुवर्ण समान सुंदर, तेजस्वी और चंद्रमा समान सुंदर था, इसीलिए वे हेमचंद्र कहलाए। विलक्षण लेखक हेमचंद्र जी ने व्याकरण, साहित्य, प्राकृत और कविता में करीब 3.5 करोड़ श्लोकों की ग्रंथों की रचना की है, जिसमें कई लुप्त हो चुके हैं। उन्होंने नया व्याकरण तैयार किया जिसका नाम सिद्ध हेम अनुशासन रखा। इसमें 8 अध्याय व 6 जिसमें कि 6 संस्कृत भाषा व 2 प्राकृत भाषा में। उन्होंने चालुक्य वंशोत्कीर्ति दिव्याश्रय काव्य, जो चालुक्य वंश की इतिहास की परंपरा पर है, इसे भी उन्होंने इसी समय दिया था। जिस आंदोलन के साहित्यिक आंदोलन में वह आधुनिकवाद कवि थे। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और उनकी माता का नाम मृणालिनी देवी था। संतान की बात की जाए, माता का नाम शारदा देवी और उनकी पत्नी का नाम मृणालिनी देवी था और उनकी संतान 5 थी और 2 संतान का उनका बाल्यावस्था में ही निधन हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि के नाम से भी नवाजा गया और ये गुरुदेव की उपाधि उन्हें महात्मा गांधी ने दी है। और महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक दूसरे के बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे। वह विश्वविख्यात कवि, साहित्यकार, दार्शनिक और भारतीय साहित्य भी थे। उनकी अगर प्रमुख कृतियों के बारे में जाना जाए तो उनकी प्रमुख कृतियां भारत का राष्ट्रीय गान था। भारत का राष्ट्रीय गान जो 24 जनवरी 1950 में राष्ट्रगान इसको घोषित किया गया था। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा तमिलनाडु में हुई। तमिलनाडु में हुई वे गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित थे। उन्होंने तमिलनाडु की कृषि क्षेत्र ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी के लिए ये इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए गए। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद इन्होंने कई साल तक भारत के भारतीय अनुसंधान में कार्य किया। इन्होंने गेहूं, चावल, आलू की अन्य किस्मों का विकास किया। 60 दशक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बोर्लम द्वारा मैक्सिकन ड्रॉफ नामक की उन्नत किस्म के बीजों का आविष्कार किया। ड्रॉफ मतलब छोटे पौधे। और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते। एक बार रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर पहले तो नरेंद्र जी उनसे तर्क करने के विचार से ही गए, लेकिन रामकृष्ण परमहंस जी ने उन्हें देखकर ही पहचान लिया, ये तो वही शिष्य हैं जिनका हमें कई दिनों से इंतजार था। कुछ दिनों बाद इनके शिष्यों में ये फेमस हो गए। इसके बाद संन्यास लेने के बाद इनका नाम विवेकानंद पड़ा। अब हम इनकी शिकागो यात्रा का वर्णन करेंगे। 11 सितंबर 1893। क्या था वो भाषण जिसने अमेरिका को ही नहीं पूरे पश्चिम को भारत का मुरीद बना दिया? क्या थे वो पहले शब्द जिन्हें सुनते ही 7000 लोग खड़े होकर मंत्रमुग्ध तालियां बजाते रहे? हमें विवेकानंद जी को इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि उस दिन भारत के एक युवा सन्यासी ने पश्चिमी देशों के सूट बूट वाले बड़े विद्वानों को बौना साबित कर दिया। आर्यभट्ट ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। खगोल शास्त्र तथा गणित में इनका योगदान अतुलनीय है। मात्र 23 वर्ष की आयु में इन्होंने ये सब रचनाएं की थी। मोशन ऑफ सोलर सिस्टम, सौरमंडल की गति के बारे में इन्होंने कई वर्ष पूर्व ही बता दिया था। जब यूरोपियन समझते थे कि
पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और सूर्य तथा अन्य ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, तब इन्होंने बताया कि सौरमंडल में सूर्य केंद्र में स्थित है तथा अन्य ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि इन्होंने सोलर एंड ल्यूनर इक्लिप्सेस इसके बारे में भी बताया। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण की अवधारणा भी आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम बताई थी। इन्होंने बताया जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है और इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहा। लोगों को आजकल टीवी, रेडियो, इंटरनेट काम करते हैं। आइए जगदीश चंद्र बोस के जीवन परिचय पे नजर डाल लेते हैं। 1858 में ईस्वी में बंगाल देश में हुआ था, जो कि पहले कोलकाता के अंतर्गत आता था। इनके पिता का नाम भगवान चित्र बोस था। बोस के पिता उस समय के कलेक्टर थे। बोस के पिता ने बोस को एक अच्छा देश लीडर बनाना चाहते थे, इसलिए बोस की शिक्षा बंगाल के एक छोटे से स्कूल में हुई, क्योंकि इनके पिता का मानना था कि इंग्लिश भाषा की शिक्षा से पहले बालकों को हिंदी भाषा तथा मातृभाषा अपनी संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। द्वारा जलने के लिए मजबूर कर दी जाए, ये अन्याय है, ये कुरीति है, ये सरासर अत्याचार है। पर उस युवक की किसी ने न सुनी, अन्यथा वही हुआ जो समाज चाहता था। स्त्री जीवित चिता में कूद पड़ी और जल मरी। इस घटना ने युवक के हृदय को पीड़ा से झकझोर दिया, अंदर से हिला दिया, पूरी तरह अंदर से हिला दिया। यहीं से इस युवक ने इस विनाशकारी कुरीति को जड़ से समाप्त करने का बीड़ा उठा लिया। ये दृढ़ निश्चयी, साहसी और महान समाज सुधारक युवक राम मोहन राय थे, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल के राधानगर में 22 मई 1772 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम तारिणी देवी तथा पिता का नाम रमाकांत था। इनकी मां संस्कृत की विदुषी थी। इन्होंने पटना में अरबी तथा फारसी की उच्च शिक्षा प्राप्त की। काशी में इन्होंने संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। ये अंग्रेजी सरकार में राजस्व विभाग में सरकारी नौकरी करते थे। आगे जाकर ये कलेक्टर की दीवान बन गए, जहां उनका मिलन कई धार्मिक नेताओं से हुआ और उन्हीं के बीच विचारों का आदान प्रदान होता रहा। यहीं से ब्रह्म समाज की शुरुआत होती है। यहीं से ब्रह्म समाज की स्थापना का विचार आया। कहा जाता है कि इन्हें राजा की उपाधि कैसे मिली। राम मोहन राय के समय मुगल शासक कंपनी से मिलने वाले धन से संतुष्ट नहीं था। उसने राम मोहन राय को अपना प्रतिनिधि बनाकर इंग्लैंड के शासक के पास भेजा। इसी अवसर पर मुगल सम्राट ने उनको राजा की उपाधि दी। बंगाल में 19वीं सदी में जो समाज सुधार की लहर उठी, उसे पुनर्जागरण का नाम दिया गया। 19वीं सदी के शुरुआती समय में बंगाल में बड़ी भीषण प्रथा का प्रचलन था। बंगाल के लोग इसे सती प्रथा कहकर प्रतिष्ठित करने लगे। सती प्रथा की चर्चा प्राचीन काल में भी यदा कदा होती रही। मध्यकाल में बंगाल में तो इसने भीष्म रूप ले लिया था। कुलीन परिवारों में जोर जबरदस्ती से सती के नाम पर नई विधवा की आहुति दे दी जाती थी। यही बड़ी विकराल परिस्थिति थी। जैसे कहा जाता है कि सती जैसी प्रथाएं समाज के लिए कुलंकित हैं। इस तरह की प्रथाएं समाज में महिलाओं के खिलाफ अन्याय को बढ़ावा देती हैं। इस प्रथा की आड़ में जाने कितने परिवार खत्म हुए, बच्चों से माँ का आसरा छिन गया, कितने बच्चे अनाथ हुए। मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा के रूप में देवी सती ने अपने पति भगवान शिव का दक्ष के द्वारा किए गए अपमान से क्षुब्ध होकर अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। कई लोग मानते हैं कि यहीं से सती प्रथा की शुरुआत हुई। एक ऐसी शुरुआत हुई जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, जिसका कोई धर्म ही नहीं था, ये अधर्म था। ये एक ऐसी झूठी कलंकित परंपरा थी जिसका लोग सती प्रथा की आड़ में पालन किया करते थे। स्त्रियों को एक झूठा बड़प्पन दिया करते थे। इसी कुरीति के खिलाफ कलकत्ता के राजा राम मोहन राय ने एक मुहिम छेड़ी। असीमा चटर्जी के जीवन से जुड़ी कुछ बातें। असीमा चटर्जी का जन्म 23 सितंबर 1917 को बंगाल में हुआ था। वह एक मेडिकल डॉक्टर इंद्र नारायण मूर्ति की
और उनकी पत्नी कमला देवी के 2 बच्चों में सबसे बड़ी थी। असीमा चटर्जी कलकत्ता में एक मध्य वर्गीय परिवार में पली बढ़ी, जहां उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। उनके पिता वनस्पति विज्ञान में बहुत रुचि रखते थे और असीमा चटर्जी ने उनकी रुचि को साझा किया। 1936 में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्कॉटिश चर्च कॉलेज से रसायन विज्ञान में सम्मान के साथ किया था। दर्शन गीजूबाई नहीं चाहते थे कि बच्चों की शिक्षा प्रौढ़ों की रुचि या उनकी इच्छा के अनुसार हो। प्रौढ़ जब अपनी प्राथमिकताएं, अपने लक्ष्य छोटे बच्चों के लालन पालन, पोषण, सुख सुविधा पर लादते हैं तो उनसे बच्चों का स्वाभाविक विकास नहीं हो पाता है और ना ही वे स्वच्छंदता एवं आनंद ले पाते हैं। अनुशासन के नाम पर बच्चों पर जो पाबंदियां ला दी जाती हैं उससे हर बच्चा पूछता है, मैं कहाँ खेलूं, कहाँ कूदूं, किससे बात करूं या किसके साथ रहूं। गीजूबाई बजेगा जी ने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर अधिक बल दिया। उनका मत था कि बच्चों को मानसिक शिक्षा के साथ साथ शारीरिक शिक्षा का ज्ञान होना भी आवश्यक है। My name is Nishi Pajoria. I am studying in B.Ed first year. कुरान कहता है मुसलमान बनो, बाइबल कहती है ईसाई बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, लेकिन मेरे बाबा साहब का संविधान कहता है अच्छा मनुष्य बनो। 27 जुलाई सन 2015 को संपूर्ण भारत ने एक महान वैज्ञानिक, लेखक और एक अच्छे शिक्षक को हमेशा के लिए खो दिया। आपको श्रद्धांजलि देते हुए मैं कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। वो ज्ञान थे, विज्ञान थे, वो ज्ञान थे, विज्ञान थे, हर दिल की वो जान थे, कैसे भूलेंगे हम उनको, ऐसे वो इंसान थे। ना वो हिंदू थे, ना वो मुसलमान थे, वो तो सिर्फ और सिर्फ हम सब के कलाम थे, हम सब के कलाम। The first 4 years of his education was given under a tree because it was the only school in that village. के लिए तालियां तो बजा ही सकते हैं। बिल्कुल जोश नहीं है, लगता भूख लग रही है। भूख ज्यादा लग रही है, बिल्कुल उसका भी ध्यान रखा गया है। प्रिंसिपल मैम, गरिमा मैम और हमारे सभी साथी अध्यापक, अध्यापिकाएं, छात्र छात्राएं, आपका एक दिवसीय संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज जो इस संगोष्ठी का विषय रहा है, भारत एक गौरवशाली योगदानकर्ता, एक पहचान मिलती है। 2 लाइनों में बोलना चाहूँगी। प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीति होती है, प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीति होती है, चरित्र जिसका उज्जवल है बस उसी की जीत होती है। प्रथम सत्र में अब तक वक्तव्य जो सारांश के रूप में स्पष्ट करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि महान विभूतियों को शब्दों में बांधना बहुत जटिल और बहुत कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी ये हमको करना होता है उनकी वंदन के रूप में। जब श्री राम का गोस्वामी तुलसीदास जी जब श्री रामचंद्र जी की रामचरितमानस का वर्णन करने चले तो उनके सामने भी उनकी लेखनी रुक गई और उन्होंने कहा कहीं इतने विराट व्यक्तित्व के लिखने के बारे में अगर हमसे कुछ त्रुटि हो गई तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने 2 लाइनें स्पष्ट की हैं। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मत मोरी निरत संसारा, महिमा अमित मोर मत थोरी, रवि उन्मुख खद्दोत अजोरी। इनकी अमित महिमा को हम एक दीपक, सूर्य को दीपक दिखाने जैसा कार्य है। ये विषम जो कार्य आप लोगों ने किया, निश्चित ही ये बहुत सराहनीय प्रयास रहा। जो है तो अर्थशास्त्र हमें यह बताता है कि जो सेविंग होती है, जो बचत होती है, सारे विश्व में, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में, वर्ल्ड में जो है सारे व्यक्ति परेशान रहे, सारे जो है जो वहाँ की जीवन शैली और अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, लेकिन भारत में बहुत कम ही लोग परेशान हुए। उसका रीज़न ये है कि हमारे देश में जो बचत प्रवृत्ति है वो बहुत अच्छी है, विचारों से भरी पड़ी है। यहाँ हर चीज़
हम लोगों ने पहले ही खोज ली, जो विश्व समुदाय ने हमारे साथ पहले बाद में रखी है। बस हम उस चीज़ को समझ नहीं पाए, हम उस चीज़ को दिखा नहीं पाए। जैसे मैडम ने बताया, एक बच्चा बता रहा था कि और वो शब्द है कि हम लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को विश्व समुदाय के सामने, जब हमारा 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचार वहाँ पर रखे और उन्होंने कहा कि भाई और बहनों, ये शब्द कि हम एक संसार को अपना परिवार मानते हैं, उस परिवार को ही लेकर चलते हैं और ये संस्कृति में है हमारी। जब हम मंदिर में पूजा करते हैं तो हम लोग जब आरती करते हैं तो उसके आरती के उपरांत हम लोग कहते हैं विश्व का कल्याण हो, और हम लोग विश्व कल्याण की भावना से काम करने वाले लोग हैं, ऐसी संस्कृति के द्योतक हैं, सनातन संस्कृति के पूजक हैं। तो हम मान सकते हैं कि भारतीय विद्वान, भारतीय योगदानकर्ता कितने गौरवशाली हैं जिन्होंने विश्व समुदाय के सामने भारतीय संस्कृति को प्रेजेंट किया है और भारत का लोहा मनवाया है समय समय पर। और ख़ासकर मैं पॉलिटिकल की बात करूं, जिस विषय को मैं पढ़ाता हूं, तो पॉलिटिकल साइंस में विशेषकर राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित विचार होते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आदि अनादिकाल जब से सभ्यता का विकास हुआ भारत के अंदर, तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था चलती रही है और निरंतर प्रगतिशील रही है। जब हम बात करते हैं दैवीय सिद्धांत की, तो मनुस्मृति में लिखा है कि उस समय की राजनीतिक तत्कालीन व्यवस्था दैवीय सिद्धांत पर आधारित थी और दैवीय सिद्धांत कहता है कि राज्य एक दैवीय संस्था है और राजा देवी तुल्य है। देखना है कि अगर तालों डुबकी ऐसा तो नहीं कहीं ये डूब जाए, पेड़ों पर चल रहे तोड़ दे दो, टहनियों को तोड़ दे दो। इस तरह के अगर हमने बच्चों को रोका टाकी करी, ज़्यादातर रोका, तो उनकी मांसपेशियां सुडौल नहीं हो पाएंगी। ऐसे ही कि हमें जो विदेशी कल्चर, अगर हमें विदेशी कल्चर से कहीं से कोई ज्ञान मिलता है तो उसको ज्ञान लेना चाहिए, बल्कि हमें देखना चाहिए कि हम ये ना सोचें अंग्रेजों से हम पीछे हो जाए, कि हमें मातृभाषा में तो सिखाना ही है, साथ में क्या है विदेशी कल्चर को भी ले, जहाँ से हमें ज्ञान मिल सके उस ज्ञान को हमें लेना चाहिए। लेकिन गांधी जी हमारे क्या थे? गांधी जी ने क्या हमें पराई भाषा, मोहिनी भाषा, हमारी किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा, पराई भाषा है मोहिनी भाषा। अगर इस जंजाल में हमारी युवा पीढ़ी पूरे बढ़ गए तो हमारे देश को बर्बाद कर दें। उन्होंने कहा था कि 11वीं क्लास में जब आ जाए बच्चे, तब इनको अंग्रेजी शिक्षा पढ़ानी चाहिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते थे कि 9th क्लास में इन्हें अंग्रेजी शिक्षा पढ़ानी चाहिए। तो देखो तीनों की, विवेकानंद का भी यही कहना था कि तकनीक शिक्षा जहाँ से हमें ज्ञान मिल सके उस ज्ञान को लेना चाहिए। इन्होंने पुरानी कल्चर, उस कल्चर को खत्म नहीं करना है, नए सिरे से उसको लेके चलना है। इस प्रकार से हम देखते हैं पुरानी फैशन पे लौट के आ जाते हैं, उसको नए। आज हम लोग इनके बारे में ही भारत का और इस कार्यक्रम को तो आप लोग आइए। श्रीमती विद्यावती कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य डॉक्टर सुधा रिछारिया, आज हमारे ये सेमिनार का आयोजन हुआ है। इस कार्यक्रम का संयोग हमारी गरिमा मैडम रही है और हमारी टीम रही है। पूरी एजुकेशन टीम में बहुत ही सराहनीय काम किया है। वेदांत चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा टॉपिक था, भारतीय गौरवशाली योगदानकर्ताओं की एक पहचान थी, जो हमारे स्टूडेंट ने बड़े ही अच्छे ढंग से इसको दर्शाया है और हमारे वक्ताओं ने भी बहुत अच्छे तरह से इसको दर्शाया। वैसे इनको शब्दों में कार्यक्रम उद्देश्य क्या था? कार्यक्रम उद्देश्य ये था कि जो हमारे गौरवशाली योगदानकर्ताओं का कम से कम हमारे स्टूडेंट पहचाने, इनसे एक सबक लें, इनसे सीख लें। और ये हमारी ये क्या है, क्योंकि ये हमारे शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो भी वे अपने जीवन में इनके अच्छाइयों को उतारें, एक अच्छे पथ प्रदर्शक बने। क्योंकि पग चिन्ह बनाना तो आसान है, लेकिन पग चिन्हों पर चलना बहुत ही कठिन है। तो एक चलना भी सिखलाएंगे, ये बताएंगे, क्योंकि शिक्षक है एक भावी भविष्य का निर्माता होता है। कितने बच्चों ने भाग लिया? हमारे 65 बच्चों ने इसमें भाग लिया, 65 बच्चे थे। और हमारी टीम थी, 5 वक्ताओं ने हमारे इसमें बहुत अच्छा बताया इसका, तो बड़ा ही सराहनीय काम रहा। तो हमारे एजुकेशन टीम को धन्यवाद देना चाहते हैं और हमारे जो छाया प्रति लेने वाले हमारे कैमरामैन चतुर्वेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे विद्यालय में आए और बड़ा ही सराहनीय